यानी कि वो कानून को हाथ में नहीं ले सकता है। अगर उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकता था, अगर उसके पास कोई तरीका नहीं था उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट ऑथोरिटीज का सहारा लेने के लिए, तभी वो एक्सरसाइज कर सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। तो ये क्या है, दूसरा दूसरा बोल रहा है कि व्हेन एनी पर्सन हैड अपॉर्चुनिटी और वी कैन से ही हैड टाइम टू सीक हेल्प ऑफ पब्लिक ऑथोरिटीज or other law enforcement agencies, any law enforcement agencies, then he cannot claim the exercise of right of private defense। तब उसका एक्ट जो होगा वो खुद का, उसका भी एक्ट एग्रेशन माना जाएगा और उसको नहीं, उसको जो है वो एग्जाम्पशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। वो डिफेंस नहीं ले सकता है अंडर सेक्शन 96 से लेकर 106 तक जो भी सेक्शंस के अंदर वो क्लेम कर रहा है वो नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि हमें टाइम था कि नहीं कि हम हेल्प ले सके, किसका, पब्लिक अथॉरिटीज का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का। समझ में आया सबको? अनुकूल? यस सर। ओके ओके, ये दूसरा था। और तीसरा, तीसरा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तीसरा और इंपॉर्टेंट, इसी वर्ड पे क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, वो है प्रोपोर्शनैलिटी से रिलेटेड है। प्रोपोर्शनैलिटी से रिलेटेड है, ये कहता है कि हम जो फोर्स यूज करते हैं, जो रिटेलिएशन करते समय जो हम फोर्स यूज करते हैं, डेट मस्ट बी प्रोपोर्शनल। वो एक्सेसिव कभी नहीं होना चाहिए, वो रिजनेबल होना चाहिए और प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो क्या मतलब होता है रिजनेबिलिटी और प्रोपोर्शनलिटी का? इसका मतलब यही होता है कि हम उतना ही डिफेंस कर सकते हैं खुद का, उतना ही फोर्स यूज कर सकते हैं खुद को डिफेंड करने के लिए, जितना सफिशियंट हो उस थ्रेट को रिपेल करने के लिए। जो थ्रेट है हम पे, जो थ्रेट है हम पे, उसको रिपेल करने के लिए जितना हमें फोर्स अप्लाई करने की जरूरत है उतना ही फोर्स यूज करना है। अगर उसको एक्सीड किया गया तो डिफेंस नहीं मिलती है। आप अपना रिजनेबल फोर्स को एक्सीड नहीं कर सकते हैं। एक्सेसिव फोर्स का यूज करना आपको इस एक्सेप्शन में फॉल करा देता है। आप जो है एग्जम्पशन क्लेम नहीं करते हैं, आप राइट को लूज कर देते हैं। सो इट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड एक्सप्रेसली अंडर सेक्शन 99 और सेक्शन 37 दैट द फोर्स यूज्ड while retaliating some aggression must be reasonable and must be proportional। किस चीज का प्रोपोर्शनल होना चाहिए? उस थ्रेट के, यानी खतरा जितना है उतना ही करना है रिटेलिएशन। ये नहीं कि सामने वाला लाठी से मारना स्टार्ट किया है और मेरे पास गन है, मैं गन से शॉट कर दूं। सामने वाले ने 4 थप्पड़ मार दिया, मैंने उसको चाकू निकाला और चाकू से मार दिया। ये सब डिसप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स हो गया, डिसप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ रिटेलिएशन फोर्स हो गया। और रीजनेबल क्या हो गया कि हम पे अटैक किया जा रहा था लाठी से, मेरे पास भी कोई ऑब्जेक्ट था, मैंने उससे रिटेलिएट करना शुरू किया। वो ऑब्जेक्ट हाईली डेडली नहीं होनी चाहिए। अगर सामने से डेडली अटैक आ रहा है तो आप भी डेडली अटैक कर सकते हैं, लेकिन सामने से जो अटैक है वो मियर हर्ट करने वाला है। हमने हर्ट हर्ट होती है, ग्रीवियस हर्ट होती है, हमें पता है। तो जो सामने से जो जिस ऑब्जेक्ट से या कोई पर्सन हाथ से ही मार रहा है वो मियर हॉट कॉज कर सकता है। तो हम ये नहीं कि हम ग्रीवियस हॉट कॉज करते या हम डेथ कॉज करते। तो दीज आर नॉट जस्टिफाइड। जस्टिफाइड वही है कि आप प्रोपोर्शनलिटी आपको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोर्ट में प्रूफ करना कि द रिटेलिएशन फोर्स विच आई यूज वाज प्रोपोर्शनल टू द थ्रेट। जो हम पे एमिनेंट थ्रेट था वो, उसको मैं रिपेल करने के लिए जो मैंने फोर्स यूज किया वो एक रिजनेबल था और ये इंजुरी कॉज हो गया उसी फोर्स का यूज करने से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम पे थ्रेट था वो एमिनेंट होना चाहिए। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास समय नहीं होना चाहिए कि हम उसको अवॉइड कर पाए। अगर हमारे पास ऑप्शन था कि हम उस थ्रेट को किसी और तरीके से रिपेल कर सकते थे विदाउट यूजिंग रिटेलिएशन फोर्स। अगर कोई भी दूसरा तरीका है जिससे उस सामने से जो एग्रेशन आई है, एग्रेशन वाली जो फोर्स हम पे की जा रही है उसको रिपेल करने की अगर अदर वेज है, अगर अदर वेज अवेल किए जा सकते हैं तो उसे ही करना है। रिटेलिएशन वाला जो फोर्स है दैट इज द लास्ट ऑप्शन। अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि पब्लिक अथॉरिटी का सहारा ले या इस फोर्स को रिपेल करने के लिए दूसरे तरीके अपना ले। अब ऐसा नहीं कोई बाहर से कुछ
कुछ सामान चलाकर आपको फेंका जा रहा है, आप गेट बंद कर सकते हैं, तो गेट बंद कर ले और पब्लिक ऑथोरिटी का सहारा लेना, ना कि आप गेट खोले और आपके पास दूसरे हथियार है आप जाके उस पर अटैक कर दे। आपके पास बचने के और तरीके थे तो आप बचिए और पब्लिक ऑथोरिटी का सहारा लीजिए। अगर बचने के और तरीके नहीं है तभी आप रिटेलिएशन फोर्स का यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर फैक्चुअल, यहाँ तो यूपी बिहार में शायद ही कभी ऐसे कहानी बना करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फैक्ट्स दे करके, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में पूछे जाते हैं। तो अगर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे ही कोई भी फैक्ट क्रिएट कर देगा। तो उसके लिए आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट जानना जरूरी है कि कब करेंगे कब नहीं। वो फैक्ट क्रिएट कर देगा और बताएगा कि ये जो फोर्स राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है कि नहीं। तो इसके लिए आपको हर सिनेरियो में जानना पड़ेगा कि कब किया जा सकता है कब नहीं। आपके पास इमीडिएट पब्लिक ऑथोरिटी पहुंच भी नहीं सकती है, लेकिन आप पे जो फोर्स आ रही है, आप पे जो थ्रेट है, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं अदर वे से। तो आप प्रिवेंट कीजिए, ये नहीं कि पब्लिक ऑथोरिटी अभी नहीं आ गई तो हम रिटेलिएट कर ही दे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि मैं गेट क्लोज कर दूंगा तो मुझ पे जो थ्रेट है वो रिपेल हो गई, थ्रेट जो है अब इमिनेंट नहीं रही, गेट के अंदर कोई नहीं आ सकता है। तो आपको ये करना है, ना कि आपको भी अग्रेशन दिखाना है ये क्लेम करते हुए कि मैंने प्राइवेट डिफेंस में किया। और डेफिनेटली पब्लिक ऑथोरिटी का सहारा लेने का समय रहेगा तो वही करना है, ना कि थ्रेट का यूज करना है। चलिए, आपको समझ में आया ये वाली बात? ओके, तो हमने तीसरा जो पॉइंट देखा वो प्रोपोर्शनलिटी का देखा। प्रोपोर्शनलिटी जिसमें मैंने बताया कि द रिटेलिएशन फोर्स यूज्ड बाय द एक्यूज पर्सन, जो कि एक्यूज है किस चीज के लिए, जो क्लेम कर रहा है कि मेरा केस आरओपीडी में फॉल करेगा, आरओपीडी में फॉल करेगा, वो जितना रिटेलिएशन फोर्स का यूज किया हुआ है, दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनल एंड दैट मस्ट बी रीजनेबल टू द थ्रेट। जो सामने थ्रेट है उसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, उसके रीजनेबल होनी चाहिए, उसको रिपेल करने के लिए जितना जरूरी है उतना ही होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आपने किया हुआ है तो आप नहीं क्लेम करेंगे। जो ज्यादा एक्ट हुआ है उसके लिए आपकी लायबिलिटी बनेगी। तो ये एक्सटेंट एंड एक्सेप्शन है अंडर सेक्शन 99 या सेक्शन 37 ऑफ बीएनएस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू भी बन जाते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी, या ज्यादातर लॉन्ग आंसर का पार्ट में ये जरूर होती है। आपसे कुछ भी क्वेश्चन दे देगा कि आरओपीडी ऑफ बॉडी बताइए, लेकिन उसका एक्सटेंट दे देगा, तो आपको एक्सटेंट एंड एक्सेप्शन बताने के लिए 99 या 37 रिफर करना ही होगा। फिर प्रॉपर्टी का भी एक्सटेंट एंड एक्सेप्शन, दोनों ही केस में, ये ना ही बॉडी के लिए एक्सक्लूसिवली है ना ही प्रॉपर्टी के लिए, ये भी एक जनरल प्रोविजन है और सारे तरह के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अप्लाई होता है, इन केस ऑफ बॉडी ऑल्सो, इन केस ऑफ प्रॉपर्टी ऑल्सो। अभी तक हम लोग जनरल प्रोविजन ही देख रहे हैं, अगला सेक्शन से शुरू होगा स्पेसिफिक। किसी को प्रॉब्लम है सेक्शन 99 या सेक्शन 37 में? बार बार मैं सेक्शन इसलिए बोल रहा हूं बीएनएस का ताकि आपको याद हो जाए। आईपीसी के तो सभी को याद होते हैं, लेकिन बीएनएस का भी धीरे धीरे याद हो जाए, इसलिए बार बार जो सेक्शन चल रहा है वो मैं रिपीट कर रहा हूं कि सेक्शन 37, सेक्शन 37। सेक्शन 37 क्या है? एक्सटेंट एंड एक्सेप्शन। जो भी लिमिटेशंस होती है हम लोग सेक्शन 37 में पढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत? कल्पना वैस, समझ में आया आपको? सोनाक्षी कश्यप, ओके। सोनाक्षी कश्यप, आप सुन रही हैं? यस सर। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो इसके बहुत सारे केसेस हैं। देखिए, केसेस मोस्टली जो है इनमें बहुत आसान आसान केसेस होते हैं कि हाँ आपको एक्सटेंड, बातें वही होती हैं, बस सारे केसेस में एक ही चीजें हेल्ड हुई रहती हैं, सिमिलर टाइप चीजें, कि आपको जो है एक्सीड नहीं करना है। आप पे जो थ्रेट है उसी प्रोपोर्शन में आपको यूज करनी है आरओपीडी। अगर आप उसको एक्सीड किए तो आप जो है नहीं क्लेम कर सकते। एक मिश्री लाल का केस था स्टेट ऑफ एमपी वाला, उसमें भी सेम बात, बहुत सारे केसेस है सेम बात की गई है। केसेस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग सेक्शन शॉर्ट देख ले। अगला सेक्शन ये 99 था,
या 37 था, अब अगला कौन हो गया, सेक्शन 38 हो गया या सेक्शन 100 हो गया। तो अब यहाँ स्पेसिफिक प्रोविजन स्टार्ट हो रही है, सेक्शन 100 या सेक्शन 38 ऑफ बीएनएस कहें। इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का यूज करते हुए कब कब किसी का डेथ कॉज कर सकते हैं। इन व्हाट सर्कमस्टांसेस वी कैन कॉज डेथ ऑफ ए पर्सन व्हाइल एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये बस प्रॉपर्टी की बात नहीं करती है, बस बॉडी की बात करती है, कब कब हम डेथ कॉज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं, कुछ ऐसे क्राइम्स को बताया गया है कि अगर वो क्राइम कमिट हो रहे हैं उस केस में जो है हम क्या कर सकते हैं, हम डेथ कॉज कर सकते हैं सामने वाले की, अगर उस क्राइम का थ्रेट है तो। फिर से बोल रहा हूं, क्राइम कमिट हो रही है वो जरूरी नहीं है, उस क्राइम का थ्रेट एनफ है, वो अटेम्प्ट एनफ है। रेप कमिट होना जरूरी नहीं है, अटेम्प्ट टू रेप एनफ है आपको डेथ कॉज करने के लिए। रेप के केस में डेथ कॉज किया जा सकता है, ये अभी इस सेक्शन में मिलेगा। तो रेप का अटेम्प्ट हो रहा है, दैट इज सफिशिएंट टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी व्हिच कैन एक्सटेंड टू द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ द परपिट्रेटर। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ऑफेंस एक्चुअली कमिटेड। इसलिए ये सारे केसेस में आप हमेशा याद रखेंगे कि ऑफेंस कमिट हो जाए तब नहीं एक्सरसाइज करना है, अगर कमिट होने का एप्रीहेंशन है तब भी आप कर सकते हैं। कमिट हो रही है तभी करें, एप्रीहेंशन वाले लेवल से ही शुरू हो जाएगी। अभी आगे मिलेगा कि कब से शुरू होता है और कब तक कंटिन्यू होता है और डिटेल में। चलिए, तो ये सेक्शन 100 इसमें बताए गए हैं सर्कमस्टांसेस जब हम डेथ कॉज कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस ऑफ बॉडी का यूज करते हुए। तो सबसे पहला क्या हो गया, कब कब हम कॉज कर सकते हैं डेथ। देखिए, अगर हम पे एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है, अगर हम पे एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है, उस केस में मैं भी डेथ कॉज कर सकता हूँ। सामने वाला अगर गन से शॉट करना चाहता है, वो मुझ पे 2-3 फायरिंग कर चुका हुआ है, देन मेरे पास भी गन है तो मैं भी उसको शॉट कर सकता हूँ, चाहे उसका डेथ ही क्यों ना कॉज हो जाए। तो यहाँ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ था। तो जब मृत्यु का एप्रीहेंशन हो, जब भय जो है, डर जो है, जब सामने से जो अटैक आ रहा है वो डेडली अटैक हो, डेडली का मतलब जो डेथ कॉज कर सकता है, तब हमारे तरफ से जो रिटेलिएशन होगा वो भी डेडली नेचर का हो सकता है। देन आई कैन कॉज रिटेलिएशन बाय यूजिंग सच फोर्स व्हिच कैन कॉज इवन डेथ ऑफ दैट पर्सन। उससे नीचे भी आप कुछ कर सकते हैं। डेथ का कॉज करने का मतलब नहीं कि बस आपको डेथ कॉज करना है, आप एक्सटेंड टू डेथ कॉज कर सकते हैं, यानी उससे नीचे आप जो करना है वो कीजिए। आप उसको थप्पड़ मार के रोक लीजिए, आप कुछ और इंजुरी कॉज करके रोकिए, या चाहे आप उसका डेथ कॉज कर दीजिए उस जो थ्रेट है उसको रिपेल करने के लिए। तो ये बस यही बोलता है कि डेथ का अगर एप्रीहेंशन हो तो आप भी डेथ कॉज कर सकते हैं, आप रिपेल करने के लिए। दूसरा क्या हो गया, अगर ग्रीवियस हर्ट का हो, बेयर एक्ट में आप लोग देख सकते हैं ये सब लिखा हुआ है। पहला जो है डेथ कॉज करने के लिए, दूसरा है ग्रीवियस हर्ट। चंदा इज वेटिंग। ठीक है, तो ग्रीवियस हर्ट का मतलब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन ग्रीवियस हर्ट जो होता है वो सीरियस नेचर की अगर इंजुरी कॉज हो रही है आपके अगेंस्ट, आप पे जो थ्रेट है वो बहुत सीरियस नेचर का है, आप पे लीथल फोर्स यूज किया जा रहा है, तो आप भी यूज कर सकते हैं उसको रिटेलिएट करने के लिए, रिपेल करने के लिए आप भी यूज कर सकते हैं लीथल फोर्स। तो जैसे को तैसा है, आप पे जिस लेवल का फोर्स यूज हो रहा है आप भी उसी लेवल का फोर्स यूज कीजिए, ये बताया जा रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में पढ़ चुका है प्रोपोर्शनलिटी। तो क्योंकि यहाँ सामने से जो थ्रेट है बहुत ग्रीवियस नेचर का है, बहुत लीथल नेचर का है, दैट्स वाई यहाँ पे जो हमें दिए गए हैं राइट्स वो भी लीथल नेचर के दिए गए हैं, ग्रीवियस नेचर का हम भी यूज कर सकते हैं। तो ग्रीवियस हर्ट हम पे हो रहा है तो हम भी, जाहिर सी बात है, हम जो रिपेल करेंगे वो भी हार्श नेचर का होगा, तो उस वे में वो करते समय सामने वाले की डेथ भी कॉज हो सकती है। तो इसलिए बोला गया है कि जब ग्रीवियस हर्ट का हम पे थ्रेट हो तो हम भी रिपेल करते समय इवन हम डेथ भी कॉज कर सकते हैं। ये नहीं किया जा सकता है कि अगर ऐसा नहीं लिखा रहता तब आपको जो सीरियस नेचर के जो इंजुरी होते हैं, हाईली सीरियस नेचर के, कि आपका कोई हाथ काट रहा है, उस समय अगर आपने डेथ कॉज कर दिया तो आप आरओपीडी ऑफ बॉडी का यूज करते हुए आपने डेथ कॉज कर दिया, इसका डिफेंस नहीं ले पाते। इसलिए मेंशन किया गया है कि ये जो ग्रीवियस हर्ट होते हैं वो बहुत ही सीरियस नेचर के इंजुरी होते हैं, उसके लिए एक्सप्रेसली लिख दिया गया है कि उसको भी रिपेल करने के लिए आप डेथ कॉज कर सकते हैं।
और ये दूसरा हो गया, पहला तो क्या था, डेथ का एप्रीहेंशन था, दूसरा हो गया ग्रीवियस हर्ट का, अब आ गया अननेचुरल लस्ट का। बताइए कोई अननेचुरल लस्ट क्या होता है? सोनाक्षी कश्यप। सर मुझे याद नहीं आ रहा है, बट शायद 377 में था ये। आप थोड़ा और जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं बोल रही हूँ मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बट ये शायद 377 में था आईपीसी में। और कोई बताना चाहेगा? रीचा, रीचा रॉय। अच्छा 377 में क्या था? ओके 377 में क्या है आईपीसी का? अच्छा ये बताएं आप, जो 377 है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, क्या उसे फुल्ली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था क्या? जी शिवांगी जी, सही बोला आपने। ओके ऋचा जी ने लिखा है नो, ये एक पार्ट को किया गया था। ओके बिल्कुल, ये 377 को पूरी की पूरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर की गई है। किस केस में किया गया था? नवतेज सिंह जौहर वाला केस है क्या सर? जी उसमें भी अननेचुरल ऑफेंसेस की बात की गई है। अननेचुरल ऑफेंसेस उसको पूरा का पूरा नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। अननेचुरल जो सेक्सुअल ऑफेंसेज होते हैं, अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट्स होते हैं, अच्छा किस चीज को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था ये बताएं। धीरज जी आप बताइए, सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, उसमें क्या को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था? आप बेयर एक्ट खोल लीजिए, बेयर एक्ट पढ़िए और फिर बताइए। ये तो पता है कि उस नौतेज सिंह जौहर के केस में जो ट्रांसजेंडर्स थे उनसे रिगार्डिंग राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा था, उनसे रिगार्डिंग जो मैटर्स थे वो रिलेट कर रहा था, तो जाहिर सी बात है उन्हीं से रिगार्डिंग कुछ चीजें को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया होगा। धीरज जी या एनी अदर पर्सन ये बताएं कि नौतेज सिंह जौहर के केस में, हाँ बताएं बताएं। मैरिज को फिर से बोलिए आप। सर मैरिज ओके मैरिज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। सेक्शन 377 धीरज जी लिख रहे हैं न्यू एक्ट में कौन सा प्रोविजन है, देख लीजिए न्यू एक्ट में कौन सा प्रोविजन है 377 के बिहाफ पर। ओके रिचार्ड भाई जी, अगर आपने खोला हुआ है 377 तो उसको एक बार रीड कीजिए। यस सर एक मिनट। हाँ हाँ Unnatural offenses. हाँ उसी को। Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment of life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. ओके ओके तो अच्छा ये बताया तो एनिमल वाले पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है कि नहीं? एनिमल वाले पार्ट को नहीं किया गया है। ट्रांसजेंडर जो है उनमें उनके अगर वो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होते हैं तो वो पनिशेबल ऑफेंस थी, पहले पनिशेबल ऑफेंस, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। माना गया दैट हैज दैट कर्टेल्स द राइट ऑफ वेरियस पीपल्स जो कि ट्रांसजेंडर्स होते हैं या अदर्स भी आते हैं,
तो उनके राइट्स को कटेल क्या कर रहा था वो प्रोविजन, इसी को इसलिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन जैसे उसमें एनिमल भी यूज हुआ है तो सारे चीजों को नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। तो जो रिचर्ड ओजी ने लिखा है सेक्सुअल कंडक्ट बिटवीन सेम सेक्स, बिल्कुल अब जो सेम सेक्स के बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। धीरज जी आपने भी सही लिखा है, उसी बात को आपने भी लिखा, सेम सेक्स के बीच के जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। तो वो ओनली अ पार्ट है, हालांकि उसको लिखा गया था अननेचुरल ऑफेंसेस थे। तो जिस चीज को किसका बार बार लीव हो जा रहा है, चंदा इज वेटिंग इन द लॉबी। तो जो अभी भी अननेचुरल ऑफेंसेस है, फॉर एग्जांपल कमिटिंग सेक्सुअल एक्टिविटी विद एनिमल, ये सब जो है अभी भी अननेचुरल ऑफेंसेस ही माने जाते हैं, अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी ही है। तो अननेचुरल अगर लस्ट को कोई कमिट करना चाहता है उसके अगेंस्ट जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है। और रेप जो है, रेप के लिए अलग बताए गए हैं, रेप के केस में भी किया जा सकता है। और मैंने जैसा कि बताया रेप के केस में मियर धीरज जी मैं बता दूंगा, धीरज जी ओके ओके। चलिए अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस पे उसको डिस्कस करते हैं। रेप के केस में भी रेप जो है एक बहुत ही हीनियस ऑफेंसेस माना जाता है, और इस केस में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते हुए आप किसी का डेथ भी कॉज कर सकते हैं। और ये एप्रीहेंशन तभी स्टार्ट हो जाता है जब भी ऐसा लग रहा है अटेम्प्ट टू रेप हुआ है, या रेप का एप्रीहेंशन स्टार्ट जैसे ही होता है उसी समय से ही आपके पास राइट है कि आप सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि प्रिवेंट करने के लिए डेथ कॉज करना सफिशिएंट है, अदरवाइज में प्रिवेंट नहीं किया जा सकता था, आप पे जो थ्रेट थी वो बहुत ज्यादा एमिनेंट था और बहुत ज्यादा ग्रेव था, तो आप उसको प्रिवेंट करने के लिए जो इंजुरी मन करे वो इंजुरी कॉज कर सकते हैं, चाहे वो इंजुरी कितने भी ग्रेव नेचर का हो। ये 4 हुआ। और फिर हम किडनैपिंग और एब्डक्शन पढ़ते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में। किडनैपिंग जो है वो भी एक ऑफेंस है, एब्डक्शन भी एक ऑफेंस है अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। तो उस केस में भी आप डेथ कॉज कर सकते हैं। ये लिबर्टी के अगेंस्ट बहुत सीरियस ऑफेंस मानी जाती है, राइट टू ह्यूमन लिबर्टी के अगेंस्ट बहुत सीरियस ऑफेंस किडनैपिंग और एब्डक्शन मानी जाती है। और कई बार ऐसे केसेस में किडनैपिंग एब्डक्शन के केसेस में डेथ भी कॉज कर दिए जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए किडनैपिंग फॉर रैंसम हुआ है, रैंसम नहीं दिया गया तो डेथ कॉज कर दिए जाते हैं। तो सब इसीलिए इसको बहुत ज्यादा हीनियस ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये खुद में एक हीनियस ऑफेंस है और इसके फर्दरेंस में और हीनियस ऑफेंस कमिट होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए किडनैपिंग और एब्डक्शन के केस में भी डेथ कॉज करने का राइट दिया गया है, क्योंकि किडनैपिंग और एब्डक्शन बहुत ज्यादा हीनियस नेचर का माना जाता है, रीजंस मैंने बता दिए। और इस केस में भी आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। और फिर आती है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वाली। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, अगर आपको रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है और ऐसा लग रहा है कि आप जो है निकल नहीं पाएंगे और आप पब्लिक अथॉरिटी का हेल्प भी नहीं ले पाएंगे, अगर पब्लिक अथॉरिटी का हेल्प आप नहीं ले पाएंगे, आपको वहां से निकलने के ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को भी आप रिपेल करने के लिए आप डेथ कॉज कर सकते हैं। कन्फाइनमेंट आप समझते हैं ना, कन्फाइनमेंट रेस्ट्रेंट नहीं है, आपको टोटली कन्फाइन करने की बात की जा रही है। रेस्ट्रेंट वन वे भी हो सकता है, इसलिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बस है, रेस्ट्रेंट टर्म का यूज नहीं किया गया है। तो अगर रॉन्गफुल कन्फाइन किया जा रहा है किसी पर्सन को इस तरीके से कि उसके पास, बिल्कुल धीरज जी, अगर उसके पास उसको एप्रीहेंशन है कि वो पब्लिक अथॉरिटी का हेल्प भी नहीं ले पाएगा, उसको रिपेल करने के लिए वो लीथल फोर्स यूज कर सकता है, और वो करने में वो सामने वाले की डेथ भी कॉज करे या अदर इंजुरी कोई भी कॉज करे। और वीमेन के अगेंस्ट क्राइम जब बढ़ी तो आपको पता होगा कि एसिड से रिलेटेड बहुत सारे जो क्राइम्स है वो इनकॉर्पोरेट किए गए थे। एसिड अटैक से रिलेटेड कब किए गए थे? एसिड अटैक से रिलेटेड क्राइम को इनकॉर्पोरेट आईपीसी में कब किए गए थे?
बताए कोई? बिल्कुल, 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। उसके बाद कई सारे प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट किए जिसमें एसिड अटैक से रिलेटेड थे। तो अगर किसी को एसिड एडमिनिस्टर किया जा रहा है या थ्रो किया जा रहा है, उस केस में भी आपके पास ये ऑथोरिटी है, आप अपनी प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए, ये बहुत हीनियस नेचर का माना जाता है। एसिड अटैक जो है वो बहुत हीनियस नेचर का क्राइम है, इसीलिए इसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। उसको प्रिवेंट करने के लिए आप सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकते हैं। जो परपिट्रेटर है वो अटैक कर रहा है या थ्रो कर रहा है, अटेम्प्ट भी कर रहा है, तो भी फिर वही बस एसिड अटैक कर दिया वो नहीं जरूरी है, आप एसिड अटैक का अटेम्प्ट कर रहा है वो भी सफिशिएंट है कि आप एक्सरसाइज करें आरओपीडी। ओके, तो एसिड अटैक के केस में चाहे वो एडमिनिस्टर किया जा रहा है, चाहे थ्रो किया जा रहा है, चाहे अटेम्प्ट टू थ्रो किया जा रहा है, इन ऑल केसेस द विक्टिम हैज राइट टू एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, तो ये सारे ऐसे सिचुएशंस थे जिसमें हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का यूज करते हुए सामने वाले का डेथ कॉज कर सकते हैं। जैसे कि रेप हो गए, हमने हमारे ऊपर ही डेथ का एप्रीहेंशन है, या ग्रीवियस हर्ट का, अननेचुरल लस्ट का, एसिड अटैक का, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, फिर था एब्डक्शन था या किडनैपिंग था। इन सारे ऑफेंसेज, ये सारे वो हीनियस ऑफेंसेज है जिसको रिटेलिएट करने में आप सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकते हैं। एक केस था मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जिसमें ये बोला गया था कि अगर आपके ऊपर एप्रीहेंशन था बहुत ज्यादा, मान लीजिए, सुनिए आप एक सिचुएशन, और सिचुएशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फैक्ट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा थ्रेट था, मैंने आरओपीडी का यूज किया और मैंने डेथ भी कॉज कर दिया सामने वाले का, या बहुत ग्रीवियस हार्ट कॉज कर दिया, मैंने रिपेल करने वक्त मैंने ग्रीवियस हार्ट या डेथ कॉज कर दिया। अब कोर्ट में जो है, कोर्ट में मैंने डिफेंस सही से नहीं लिया, कोर्ट में जो है मैंने ये जो आरओपीडी का जो डिफेंस है मेरे लॉयर ने सही से नहीं लिया, या मैं सही से ये प्रूफ नहीं कर पाया। हाउएवर देयर आर एविडेंसेस टू प्रूव दैट आई वाज एक्सरसाइजिंग the force while retaliating a threat जो कि डेडली नेचर का था। तो कोर्ट ने इस केस, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला कि अगर जो विक्टिम है, विक्टिम ऑफ कौन सा क्राइम जो होने वाला था उसका विक्टिम, हाउएवर यहाँ केस में एक्यूज्ड है, कि एक्यूज्ड है तभी तो क्लेम कर रहा है कि मुझे डिफेंस दे दो आरओपीडी का। तो जो एलिस्ट एक्यूज्ड है वो भले ही आरओपीडी का क्लेम जो है वो अच्छे से नहीं कर पाया, उसके जो पिटीशंस है उसमें आरओपीडी का क्लेम सही से नहीं किया गया। हाउएवर ये केस में एस्टैब्लिश हो चुका है कि उसने जो फोर्स यूज किया था वो थ्रेट को रिपेल करने के लिए नहीं किया था, तो हम उससे इसका प्रोटेक्शन ग्रांट करेंगे। अब जो है वो प्रोसिक्यूशन ये नहीं क्लेम करेगा कि एक्यूज जो था वो खुद ही नहीं क्लेम किया हुआ था, उसने अपने पिटीशन में ये सब बातें जो है वो क्लेम नहीं किया था, या वो शुरू से ये नहीं क्लेम कर रहा था कि हमें आरओपीडी का ऐसे डिफेंस दे दो, मैंने ऐसा ऐसे यूज किया था। तो जस्ट बिकॉज एक्यूज की तरफ से कुछ फॉल्ट हो गया कि वो आरओपीडी का डिफेंस अच्छे से क्लेम करे, अब ये इस स्टेज पे ये साबित हो चुका है कि वो जो थ्रेट था उसी को रिपेल करने के लिए उसने फोर्स यूज किया था, तो हम जो है वो आरओपीडी का जो डिफेंस है वो ग्रांट करेंगे, क्योंकि कोई पर्सन जो इनोसेंट है उसको पनिश नहीं किया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने यही बोला है कि हम बाद में भी आरओपीडी का डिफेंस दे सकते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में वो ना क्लेम किया हुआ सही से, या स्टार्टिंग में वो क्लेम तो कर रहा है, उसके पास सही से वो ग्राउंड नहीं यूज किया था या जस्ट तरीके से नहीं क्लेम किया था। हाउएवर लेटर स्टेज ऑफ केस में अगर एविडेंसेस है सफिशिएंट टू शो दैट ही हैड एक्सरसाइज्ड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन अ रीजनेबल मैनर, तो उसका डिफेंस दिया जाएगा। ओके, मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में ऐसा हेल्ड किया हुआ था। ठीक है, आपको समझ में आया? कल्पना जी, ओके, चलिए अब हम अगले सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 101 या सेक्शन 39। आप बेयर एक्ट में देखें सेक्शन 101 100 में ये बस सर्कमस्टांसेस है 7 तरह के, जिस केस में आप डेथ कॉज कर सकते हैं आरओपीडी ऑफ बॉडी का यूज करते हुए। अब 101 में क्या बताया गया है कि आप अदर इंजुरी कब कॉज कर सकते हैं।
अदर इंजुरी। तो इसमें यही बातें लिखी हुई है, सेक्शन 39 ऑफ बीएनएस में बोल रहा हूँ, सेक्शन 39 इसमें लिखी गई है। एक तरह से ये एक बता रही है कि कब कब आप आरओपीडी ऑफ बॉडी यूज करते इसमें डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं। सभी केस में डेथ कॉज करना जस्टिफाइड नहीं है। It is not justified to cause death of the perpetrator or the aggressor in all the cases when you have right of private defense of body। आप हर केस में जब आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी हो, आप सामने वाले की डेथ नहीं कॉज कर सकते हैं, वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसीलिए सेक्शन 101 या सेक्शन 39 में लिखा गया है कि अगर आपके पास आप पे थ्रेट है, आप पे अप्रीहेंशन है, कोई भी क्राइम हो की किसी भी क्राइम की अप्रीहेंशन है, थ्रेट है, लेकिन वो जो सेक्शन 100 में या सेक्शन 38 में मेंशन्ड है वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा किसी चीज की थ्रेट है, रेप नहीं होनी चाहिए, अप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं होनी चाहिए। वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, वेबएक्स पे वॉइस जा रही है कि नहीं ये बताए कोई जल्दी से। हाँ सर। Am I audible and visible on Google Meet? ओके, जिसको प्रॉब्लम है आप लोग लीव करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इधर से सही नेटवर्क है ऐसा लग रहा है, क्योंकि सभी को वॉइस जा रही है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 101। तो इसमें यही बताई हुई है कि इन व्हाट सिचुएशंस यू कैन कॉज एनी इंजुरी अदर देन डेथ। आप कोई भी इंजुरी कॉज कर दीजिए परपिट्रेटर की, बट डेथ मत कॉज कीजिए। तो किस केस में आप ऐसा कर सकते हैं? जब सामने से जो ऑफेंसेज हो रहा हो वो अदर देन दोज ऑफेंसेज हो विच आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 38 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। पीके दुबे इज वेटिंग इन द लॉबी। ओके, तो ये सारे तो इसमें नॉर्मली यही सारी बातें लिखी हुई है, यानी आप पे किसी और ऑफेंसेस का थ्रेट हो जो कि सेक्शन 100 में नहीं मेंशन किया हुआ है। ऑफेंसेस अगेंस्ट, जैसे सिंपल हॉट हो, आप पे हॉट का थ्रेट है तो आप भी हॉट कॉज कर सकते हैं, आप डेथ नहीं कॉज कर सकते हैं। अगर आप पे जो है जो थ्रेट है वो रेस्ट्रेंट का हो, कोई आपको रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट कर रहा है, तो ये नहीं कि आप उसका डेथ कॉज कर दे। आप दूसरे इंजुरी कॉज कीजिए जो कि रिजनेबल हो, जो कि मोर अप्रोप्रिएट हो किस चीज के, आप पे जो थ्रेट है उसको रिपेल करने के लिए। ये नहीं कि आप कोई भी इंजुरी कॉज हो रही है, कोई भी आप पे आपका जो थ्रेट है आप वो जो है हीनियस नेचर का नहीं है, आप जो रिपेल कर रहे हैं वही हीनियस नेचर का है। उस केस में आपकी लायबिलिटी डिटरमिन कर जाएगी, आपको पनिश किया जाएगा जो आपने किया है उसके लिए। तो ये इतने ही सिंपल सेक्शन था, इसमें और कुछ नहीं बताया गई है। यानी कि ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सेक्शन 100 में जो भी ऑफेंसेस दिए हुए हैं उसको उसके प्राइवेट डिफेंस यूज करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए आप डेथ कॉज कर सकते हैं। उसके अलावा आप डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं बाकी कोई भी इंजुरी कॉज के लिए जो कि अप्रोप्रिएट हो, जो कि प्रोपोर्शनेट हो। अब बाकी कोई भी इंजुरी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी किसी में करना है, हमेशा सब्जेक्ट टू सेक्शन 99 या सेक्शन 37। इट मींस दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट एंड रीजनेबल टू रिपेल द थ्रेट। थ्रेट को रिपेल करने के लिए जो अप्रोप्रिएट हो, प्रोपोर्शनल, उतना ही करना है हमेशा। अब हम आते हैं अगले सेक्शन पे जो कि सेक्शन 102 है, 102, या कहें तो सेक्शन 40 ऑफ बीएनएस है, सेक्शन 40। बेयर एक्ट आप लोग खोल लीजिए। इसमें क्या है? इसमें बताया गया है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, बॉडी का ही कब कमेंस होता है, कब शुरू होता है और कब तक कंटिन्यू करता है। मैं शुरू से ही बार बार बोल रहा हूं कि कमेंसमेंट कब हो जाता है? जब जैसे ही आप पे थ्रेट स्टार्ट हुआ, अप्रीहेंशन स्टार्ट हुआ, आप कमेंस कर सकते हैं, आप आरओपीडी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सेक्शन यही बताती है कि आप बॉडी का यूज करते हुए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज तो कर सकते हैं, लेकिन वो राइट कब शुरू होती है और कब तक कंटिन्यू करती है। यानी कि राइट कब शुरू होगी और कब खत्म हो जाएगी, कब आप यूज करना शुरू कर सकते हैं और किसके बाद आप यूज नहीं कर सकते हैं। एक लेवल होता है जब राइट आपका एक्सटिंक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद अगर आपने रिटेलिएट किया, रिपेल किया, तो आप जो है वो एग्जेम्पशन नहीं क्लेम कर सकते हैं ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आपकी लायबिलिटी बनेगी। इसीलिए ये सेक्शन बनाया गया कि कब से लेकर कब तक आपको यूज करना है। तो सबसे पहले कब से यूज करना है,
कब से यूज करना का आंसर मैं शुरू से दे रहा हूं कि जैसे ही आप पे अप्रीहेंशन शुरू हुआ। अब अप्रीहेंशन का मतलब ये नहीं कि आप खुद से प्रिज्यूम कर ले कि अप्रीहेंशन, दो लोग आ रहे हैं, आप मान लिए कि वो लोग मारने ही के लिए आ रहे हैं, इट इज नॉट अप्रीहेंशन। दो लोग हथियार के साथ आ रहे हैं तो भी ये नहीं आप मान लेंगे कि वो मारने ही आ रहे हैं। It should be reasonable. Apprehension should be reasonable. You must have to prove that the apprehension was reasonable. आप पे जो थ्रेट था वो स्टार्ट हो चुका था। कैसे पता चलेगा? हो सकता है आप पे अटेम्प्ट हो गया हो। अगर किसी ने अटेम्प्ट किया हुआ है, that shows that there exists reasonable apprehension. अगर आप पे अटेम्प्ट हो गया है तो एक रीजनेबल एप्रीहेंशन को शो करता है। ये खुद में एक प्रूफ हो गया जो बताता है कि आप पे एप्रीहेंशन था। कोई असॉल्ट कर दिया, आप पे असॉल्ट स्टार्ट हो गया। अब हो सकता है वो डेडली असॉल्ट तरह का हो तो आप पे बहुत ज्यादा आप पे एप्रीहेंशन है। नॉर्मल असॉल्ट हो, आपको मारा जा रहा है, किसी लिथल ऑब्जेक्ट से नहीं मारा जा रहा है, लिथल वे में नहीं मारा जा रहा है, तो माना जाएगा आप पे जो एप्रीहेंशन था वो डेडली नेचर का नहीं है। तो स्टार्ट होने का पॉइंट क्या है? जब एप्रीहेंशन स्टार्ट होगा। जब एप्रीहेंशन स्टार्ट होगा आरओपीडी स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम आरओपीडी ऑफ बॉडी का बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी भी हम बॉडी की बात कर रहे हैं। 100, 101 एंड 102 अभी भी बॉडी चल रहा है। तो और एप्रीहेंशन दिखाने का सबसे आसान वही तरीका होता है कि आप अटैक दिखा दे तब तो इनफ हो गया। आप इवन अटेम्प्ट भी दिखा सकते हैं। अटेम्प्ट हो जाना वो एप्रीहेंशन को शो करता है। अटेम्प्ट शोज एप्रीहेंशन। तो एक्चुअल अटैक जरूरी नहीं है। एक्चुअल अटैक इज नॉट रिक्वायर्ड। वो जरूरी नहीं है कि आप आरओपीडी का यूज करें। उसके पहले आप यूज कर सकते थे। अगर आप पे इमिनेंट डेंजर था, आप पे अटेम्प्ट हो गया है सीरियस तरीके का, यानी आपका आप पे थ्रेट एक्चुअली था, आप आरओपीडी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं कब तक कंटिन्यू होगा, यानी कि कहां पे आके खत्म हो जाएगा। स्टार्ट तो हो गया जब एप्रीहेंशन शुरू हुआ, अब खत्म कब हो जाएगा उसका भी आसान बिल्कुल उसका भी आंसर काफी आसान है। वो है कि जब भी एप्रीहेंशन खत्म हो गया आपका आरओपीडी का राइट जो है वो भी खत्म हो गया। यानी कि जैसे ही वो डेंजर, जो खतरा आप पे था, जो थ्रेट आप पे था, जो एप्रीहेंशन आप पे था वो खत्म हो गया, आपका राइट भी खत्म हो गया। उसके बाद आप कतई यूज नहीं कर सकते हैं। सामने वाला आपको मार रहा है, अभी आपने मारना शुरू भी नहीं किया, अब उसने मारना बंद कर दिया तो आप नहीं मारने लगेंगे आरओपीडी का यूज करते हुए। यानी कि सामने वाले ने मान लीजिए डीके दुबे जी को 10 थप्पड़ किसी ने आके मार दिया, अब वो रुक गया मारना, अब डीके दुबे जी मारना शुरू किए, 5 थप्पड़ ही उन्होंने मारा, 5 थप्पड़। क्यों? क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी यूज कर रहे थे। इन पे हॉट हो रहा था, ये भी हॉट कॉज कर दिए। तो क्या इन्होंने सही मैनर में यूज किया आरओपीडी ऑफ बॉडी? उस पर्सन ने जब स्टॉप कर दिया, वो पर्सन अब मार के जा रहा था और फिर इन्होंने मारना शुरू कर दिया, तो क्या ये अप्रोप्रिएट यूज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी हुआ कि नहीं? आप में से बताइए लोग। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? नहीं होगा सर। तो डीके दुबे जी आप बस पिट के शांत हो जाएंगे, यानी आप तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो बहुत दुख की बात हो गई। पिट के शांत हो जाएंगे वो तो ठीक है, क्योंकि उसने ग्राउंड कर दिया तो फिर आगे कोई काम ही नहीं है। अब तो हम कंप्लेन करेंगे, एफआईआर करेंगे, उसका पनिशमेंट मिलेगा। उतना पैसेंस है ना आप में? उतना पैसेंस है आप में? है नहीं, लेकिन जो ये एक्ट बताता है इसमें तो लाना पड़ेगा। ओके, हाँ तो पैसेंस, इसीलिए पैसेंस रखना चाहिए हमें। अपना पैसेंस कभी नहीं खोना चाहिए और एग्रेशन में नहीं आ जाना चाहिए। सिचुएशन, अगर ये बस मारपीट के ही केस में नहीं बोल रहे हैं, बाकी सारे सिचुएशन में भी ऐसे ओवरऑल हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में वी मस्ट हैव पैसेंस। और हमें एग्रेशन में नहीं आनी चाहिए, चाहे वो झगड़ा ही क्यों ना हो रहा हो, वो फिजिकल नहीं ओरल झगड़ा ही क्यों ना हो रहा हो, हमें अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखना चाहिए। क्योंकि एग्रेशन जो है वो सही नहीं होता है और उसमें जो एक्ट हुई रहती है मोस्टली जो है वो इंसान जो है वो बाद में उस पे रिमोर्स करता है, क्योंकि वो सही मेंटल कैपेसिटी में इंसान नहीं रह जाता जब हाई लेवल ऑफ एग्रेशन में चला जाता है। तो वी मस्ट हैव रेजिस्टेंस कैपेसिटी
तो हम पे अगर कोई अटैक हो रहा है, अगर वो अटैक खत्म हो चुका है, उसके बाद हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर सकते हैं, वो फिर एग्रेशन हो जाएगा। अगर एग्रेशन था हम पे, उसका जवाब वो एग्रेशन ओवर हो गया, और फिर अगर मैंने रिटेलिएट किया तो दैट इटसेल्फ आल्सो एग्रेशन। वो एक क्राइम किया, मैंने भी एक क्राइम कमिट किया, दोनों अलग अलग क्राइम बन गया, उसका रिटेलिएशन नहीं बना और इसके ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खत्म हो चुका था। एप्रीहेंशन जैसे ओवर हुआ वैसे राइट एक्सटेंड कर गया। जब जैसे ही सामने वाला ने मारना बंद किया और हमें पता चल गया कि अभी मुझे नहीं मारने वाला है, उसी समय जो है वो राइट एक्सटेंड कर गया। और कब तक कंटिन्यू रहता है? जब तक वो एप्रीहेंशन बना हुआ है, जब तक वो एप्रीहेंशन कंटिन्यू कर रहा है, डेंजर कंटिन्यू कर रहा है, परसिस्ट कर रहा है, तब तक हम रिटेलिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो ओवर हो गया, हम रिटेलिएट नहीं कर सकते हैं, फिर जो है हमारा एक्ट खुद एग्रेशन में काउंट हो जाएगा और हमें क्रिमिनल लायबिलिटी हमारी राइज हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल है। आरओपीडी ऑफ बॉडी का यूज करते हुए हमारे जो राइट होती है कब कमेंस होती है? जैसे ही एप्रीहेंशन शुरू होता है वो कमेंस हो जाती है, और एप्रीहेंशन शुरू हो जाता है रीजनेबल मैनर में, रीजनेबल एप्रीहेंशन शुरू होने की बात की जा रही है। कोई भी ऐसा वेग एप्रीहेंशन नहीं, प्रिज्यूम्ड एप्रीहेंशन नहीं, इट मस्ट बी रीजनेबल, इट मस्ट बी कंक्रीट। लेकिन वो कंटिन्यू तभी तक करेगा जब तक वो एग्जिस्ट कर रहा है वो एप्रीहेंशन। जैसे ही एप्रीहेंशन खत्म हुआ, हमारा राइट भी खत्म हो गया, अब हम नहीं अपने एक्ट को जस्टिफाइड नहीं कर पाएंगे, उसके बाद वाला एक्ट को भी कांट लीगली जस्टिफाई। चलिए अब हम अगले सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 103 103 क्या के बारे में बात करता है सांभवी? सेक्शन 103 या सेक्शन 41 ऑफ बीएनएस किस चीज का बात करता है? प्रॉपर्टी के बारे में सर। ओके, बिल्कुल ऋचा, धीरज, सांभवी सभी ने सही कहा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कब कब हम क्या कॉज कर सकते हैं? डेथ। डेथ कॉज कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो देखिए ऐसा है कि अभी हम लोग सेक्शन 100 में पढ़ चुके हैं कि बॉडी को सेल्फ डिफेंस करते हुए कब कब हम डेथ कॉज कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कई सारे हीनियस ऑफेंसेज होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इसमें ये पढ़ते हुए एक इंपॉर्टेंट बात जो कि डीके दुबे जी ने कहा था वो यहाँ पे वैलिड होती है। वो क्या कि ये ऐसे ऑफेंसेस की यहाँ बात की जाएगी जो कि ह्यूमन बॉडी को भी इफेक्ट करेगी, ह्यूमन बॉडी को भी। देखिए यहाँ पे जो डेथ कॉज करने का जो राइट है, डेथ कॉज करने का राइट है, मियर अगर बस प्रॉपर्टी पे थ्रेट होता, मियर बस प्रॉपर्टी पे थ्रेट होता, उस केस में डेथ कॉज करना ये कई तरीके से अनजस्टिफाइड हो जाता, अनजस्टिफाइड। तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस, बहुत लिमिटेड ऐसे क्राइम्स को रखे गए हैं इस क्राइटेरिया में कि जब सामने से एप्रीहेंशन हो टवार्ड्स ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी कमिट हो रही है और हम डेथ कॉज कर सकते हैं। और वही ऑफेंसेस को मेंशन किए गए हैं जो कि एनी हाउ हमारे लाइफ पे भी थ्रेट क्रिएट कर रहा है, हमारे ह्यूमन बॉडी की जो लाइफ है, हमारी लाइफ, उस पर भी थ्रेट कर रहा है। तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेज होते हैं जो कि सिग्निफिकेंट थ्रेट क्रिएट करते हैं, किस चीज पे? हमारे ह्यूमन बॉडी पे या लाइफ पे, हमारी लिबर्टी पे, लाइफ पे। उस केस में ये डेथ कॉज किया जा सकता है। एक सेकेंड में चार्ज में भी लगा देता हूँ, ये डिस्चार्ज हो रही है।
केवल मेरे में ही फिगर नहीं आ रहा, फोटो नहीं आ रहा कि सब में नहीं आ रहा? Am I visible and audible? ओके, तो दोनों वेबएक्स पे विजिबल एंड ऑडिबल हो? नैरेटिव क्यों लिख के आ रहा है? डीके दुबे जी, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? लीगल नैरेटिव लिख के क्यों ला रहा है? फोटो नहीं आ रहा है आपका? ओके, फोटो नहीं आ रही है, वीडियो नहीं दिख रही है क्या? नहीं सर। दिख रही है सर। हो नहीं सकता है नहीं, तो। मीट पे तो दिख रही है, वेबएक्स पे वीडियो दिख रही है कि नहीं ये बताएं आप लोग। वेबएक्स पे दिख रहा है सर। ओके, डीके दुबे जी बाकी लोगों को दिख रही है? मैंने रीज्वाइन किया फिर भी नहीं दिख रही है, 5G चल रहा है फिर भी नहीं दिख रही है। ये रिसीविंग वीडियो को ऑफ हो गया होगा आपका, उसमें जाके ऑन कर लीजिए आप। देखते हैं। अभी मुझे खुद प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी बहुत ऑपरेट करने में, क्योंकि वेबएक्स पे पहली क्लास है मेरी। थैंक यू बताने के लिए, आ गया। तो कौन सी ऑप्शन किधर है देखना पड़ रहा है। सर आप आ रहे हैं, अच्छे से आप पढ़ाइए। ओके, देखिए मेरी वीडियो ऑन है और दोनों पे दिख भी रही है बाकी लोगों को। डीके दुबे जी अगर नहीं दिख रही तो आप एक बार रीज्वाइन कर लीजिए, हो सकती है तब दिखे। देखिए हम लोग 103 डिस्कस करते हैं। 103 या कहें सेक्शन 41 ऑफ बीएनएस। 41 लाइन से ही है बीएनएस का भी, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए हुए हैं। एक इधर बढ़ना है, एक उधर भी बढ़ जाना है आगे। 103 यानी 41 ऑफ बीएनएस। जैसा कि हमने देखा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कब कब डेथ कॉज कर सकते हैं। तो ये वो ऑफेंसेज है जो कि बहुत हीनियस नेचर के हैं, जो कि हमारे लाइफ पे भी सिग्निफिकेंट थ्रेट क्रिएट करते हैं, उन्हीं को शामिल किया गया है। सबसे पहला क्या दिया गया है? रॉबरी की बात की गई है, रॉबरी। अब रॉबरी जो है वो बहुत हीनियस नेचर का ऑफेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डकैती भी, उसी में 5 लोग या उससे ज्यादा हो गए तो डकैती बन गई। तो रॉबरी जो है वो इस नेचर का ऑफेंस है जिसमें प्रॉपर्टी पे तो थ्रेट होती है प्रॉपर्टी, लेकिन वो हमारे ह्यूमन लाइफ पे भी थ्रेट क्रिएट करती है। उसमें इंजुरी कॉज होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, कई बार डेडली इंजुरी कॉज करने के चांसेस भी ज्यादा होती है रॉबरी करते समय। दैट्स वाई इसको रखा गया है कि अगर ये ऑफेंस कमिट हो रहा है तो आप उसको रिटेलिएट करने में डेथ भी कॉज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी पे भी थ्रेट है और ह्यूमन लाइफ पे भी थ्रेट है, वो भी सिग्निफिकेंट नेचर ऑफ थ्रेट है। इसलिए आप ये क्लियर रखेंगे कि जब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी आप जब लिख रहे होंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये राइट ऑफ मियर प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए डेथ कॉज करने नहीं बताया गया है। ये वो प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेज हैं व्हिच आल्सो क्रिएट सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ थ्रेट अगेंस्ट ह्यूमन लाइफ, एंड दैट्स व्हाई while we can exercise right of private defense of property with to the extent of causing death in cases of only these offenses। अगर ऐसे प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेज हैं जैसे कि चोरी हो गया, मियर चोरी हो रहा है, अब हर तरह के चोरी के लिए आप डेथ कॉज नहीं करेंगे। चोरी हो रही है तो आप डेथ कॉज करें, आप दूसरा इंजुरी कॉज कीजिए, दूसरा इंजुरी आप कॉज कर सकते हैं रिटेलिएट करने का, लेकिन डेथ नहीं। लेकिन रॉबरी जो है बहुत हीनियस नेचर का ऑफेंस है जो आपके ह्यूमन लाइफ को भी, थेफ्ट में तो कोई ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट नहीं होती है, बिना बताए इंसान बिना नॉलेज के विदाउट कंसेंट पोजीशन से उसके लेके चला जाता है, उसमें सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ नहीं क्रिएट होती है। दैट्स व्हाई वहां डेथ कॉज करने तक का राइट नहीं दिया गया है, लेकिन रॉबरी के केस में दिया गया है। ये समझ में आ रहा है आपको? व्हाट इज द रैशनल? क्या रैशनल है कि आरओपीडी ऑफ प्रॉपर्टी यूज करते हुए डेथ कॉज करने का राइट क्यों दिया गया है? जैसे कि डीके दुबे ने स्टार्टिंग में बोला, उसके वहां पे हालांकि वो सही जवाब नहीं था, लेकिन यहाँ पे वो आंसर फिट बैठता है
कि डेथ कॉज करने के लिए इनको इसलिए यहाँ दिया गया है क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी के भी अगेंस्ट क्राइम हो जाते हैं एक तरह से, और वो थ्रेट पैदा कर रहा है सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस तो डेफिनेटली है ही। इज इट ओके टू एवरीवन? ये चीजें तो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, इसको आप लोग कुछ जो खास करके जो रीजंस वगैरह बताता हूँ इसको आप लोग लिख लिया कीजिएगा, क्योंकि मियर प्रोविजंस तो बार बार मैं बोलता हूँ ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं, इवन सारे सब्जेक्ट्स सारे ही आसान होते हैं, एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी, तो नॉर्मल प्रोविजन सभी लोग याद कर लेते हैं, सभी लोग एग्जाम में भी लिख के आएंगे। इतने कंपटीटर्स तो होते ही एग्जाम्स में जो कि प्रोविजंस अच्छे से याद किए हुए हों, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या मेंस में। तो मैं स्पेशली मेंस की बात कर रहा हूँ। मेंस में इतने जितने भी लोग सिलेक्ट हुए रहते हैं देने के लिए, इतने कंपटीटर्स तो होते ही हैं कि जो अच्छे से प्रोविजंस तो एटलीस्ट सबका क्लियर हो, जो ऊपर से बुक्स में दिए रहते हैं वो याद किए रहते हैं। तो आपको उनसे ज्यादा करने के लिए कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी, कुछ अच्छी चीजें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी, कुछ इफेक्टिव चीजें। उसमें आप ये सारे चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं जो मैं बताते रहता हूँ, जैसे रिसेंट केसेज हो गए, रैशनल्स बिहाइंड द थिंग्स हो गए, जो कंसेप्ट है उसके रीजंस क्या है, या कुछ प्रोविजंस ही है तो उसको इनकॉर्पोरेट करने का रीजंस क्या है। प्रोविजंस के भी रीजंस होते हैं, और जो कंसेप्चुअल चीज पढ़े जाते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, स्टेजेस ऑफ क्राइम या डेफिनेशन ऑफ क्राइम, वो सब के तो सबका एक रीजनिंग होता है। जॉइंट लायबिलिटी का कंसेप्ट जैसे पढ़ा है, तो वो सब इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सब के भी आप जब रीजनिंग देंगे, जैसे मिस्टेक ऑफ लॉ क्यों नहीं जस्टिफाइड है, मिस्टेक ऑफ बारिश होने लगी है, मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो क्यों नहीं एक्सक्यूज है, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्यों एक्सक्यूज है, ये सबके रीजनिंग्स है। तो वो सब भी लिखने की कोशिश करनी चाहिए एग्जाम्स में, ताकि एक्स्ट्रा मार्क्स आप ले पाए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें मैं लिख देता हूँ, मोस्ट चीजें मैं रीजनिंग्स भी नोट्स में लिख देता हूँ, लेकिन शायद कोई कोई चीजें हो सकती है ओमिट हो, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, वो नहीं लिखता हूँ। इसलिए आप लोग बस यही चीजें लिखा कीजिएगा अभी, मतलब क्लास में, बाकी तो नोट्स में रहेंगे ही। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रॉबरी, तो रॉबरी तो हो गया। एक आती है ऑफेंस होती है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। देखिए, हाउस ब्रेकिंग अपने आप में ऑफेंस है, हाउस ब्रेकिंग भी एक ऑफेंस है, और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट दूसरा ऑफेंस है। अगर दिन में किसी का घर तोड़ लिया जा रहा है उसके अंदर कुछ भी क्राइम कमिट करने के लिए, दैट इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। बट रात में ये करना एक अलग लेवल ऑफ थ्रेट क्रिएट करता है। अगर हाउस ब्रेकिंग रात में हो रही है तो ये एक सिग्निफिकेंट थ्रेट क्रिएट करता है, जो कि ज्यादा होती है कि अगर वो दिन में हो रही है तो। ठीक है, तो आप अगर ऐसी ऑफेंस भी कमिट हो रही है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, तो आप उसमें भी रिटेलिएट करते हैं, तो आप फोर्स यूज कर सकते हैं, दैट मे एक्सटेंड टू द कॉजिंग डेथ ऑफ द परपेट्रेटर। क्योंकि हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस विच नॉट ओनली क्रिएट थ्रेट टू द प्रॉपर्टी बट आल्सो टू द ह्यूमन लाइफ। हो सकता है वो हाउस ब्रेकिंग किया गया हो किसी को मारने के लिए, ये भी तो हो सकता है, कोई सीरियस ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट का ऑफेंसेस क्राइम कमिट करने के लिए हाउस ब्रेकिंग किया गया हो, इसीलिए किया गया। ये कहीं ना कहीं कनेक्शन इसका ह्यूमन बॉडी से होना पड़ेगा, तभी वो डेथ कॉज करने को जस्टिफाई हो रही है। मियर प्रॉपर्टी पे थ्रेट होना को डेथ कॉज करना जस्टिफाई करना उसके लिए मुश्किल है, इसीलिए ह्यूमन बॉडी से रिलेट करना पड़ेगा आपको, अगर आप जस्टिफिकेशन जहां दे रहे होंगे वहां। तो ये ऑफेंसेज है। और बताइए, समझ में आया आपको ये ऑफेंसेज? उबैद जी, उमा जायसवाल, आपको समझ में आ रहा है? जी सर। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट और रॉबरी, इस सब में डेथ कॉज क्यों करना है? जी सर। आवाज आप लोग की बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है। नेट, मेरी आवाज क्लियर जा रही है कि नहीं? ओके ओके, आप लोग बेयर एक्ट भी खोले रहिए और अंडरलाइन के रहिए। जैसे 1 और 2 में तो बहुत ही छोटा था, 3 में जो तीसरा दिया हुआ है मिसचीफ बाय फायर, मिसचीफ बाय फायर आप कमिट कर रहे हैं। मिसचीफ जो होता है वो ऑफेंस के बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ था। क्या होता है मिसचीफ, कोई बताएगा? रिचार्ड रोय जी आप बताइए, मिसचीफ क्या होता है? मिसचीफ क्या होता है बताइए, कोई भी और भी बता सकते हैं। जी जी आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं। कोई और बताना चाहेगा?
बताइए, क्लब थ्रिल्स को याद नहीं है तो और किसको याद होगा? क्या क्लब थ्रिल्स? कोई कोई और ट्राई करेगा? मिस्चीफ के बारे में मैंने बताया हुआ था कभी तो। ओके, प्रीति पांडे जी कुछ लिखी हुई है, रॉन्गफुल डैमेज और लॉस टू पब्लिक और प्रॉपर्टी पर्सन, लॉस और डैमेज। बिल्कुल, हाँ, आप लोग सही बोल रहे हैं। अगर किसी का इंटेंशनली रॉन्गफुल डैमेज या लॉस किया जाए उसी को मिस्चीफ कहते हैं। किसी के खेत में जाकर के आग लगा दीजिए, वो मिस्चीफ कमिट कर रहे हैं आप। किसी का फसल जला दे रहे हैं, बिल्कुल पर्सन को भी। किसी के घर को लॉस कर रहे हैं, किसी चीज की वैल्यू भी कम कर देना मिस्चीफ होती है। किसी चीज की वैल्यू कम कर देना भी मिस्चीफ होती है। ओके, किसी को इंजुरी कॉज कर देना मिस्चीफ हो गई, जिससे उसको मॉनेटरी डैमेज हो गया। आप बेयर में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है एक उसका इलस्ट्रेशन कि किसी का आइस का हाउस है, उसमें चले गए आप आग लेकर के, वो पानी लेकर के, वो मेल्ट होने लगा, ये मिस्चीफ हो गया। मिस्चीफ का एग्जांपल है, क्योंकि उसको डैमेज आपने कॉज किया, उसके हाउस को आपने डैमेज कॉज किया। बिल्कुल धीरज जी। तो ये मिस्चीफ जो होता है, कुछ डैमेजेस होते हैं जिससे सामने वाले की इंजुरी कॉज हो रही है, चाहे वो प्रॉपर्टी की इंजुरी हो चाहे पर्सन की इंजुरी हो। तो आप आग से भी मिस्चीफ कॉज करते हैं। मिस्चीफ बाय फायर का क्या मतलब होता है? आग से मिस्चीफ कॉज करते हैं। किसी के बिल्डिंग में अगर आपने आग लगा दिया, किसी का कोई टेंट लगाए हुए उसमें आग लगा दिया, कोई जहाज है उसमें आग लगा दिया, तो ये सब मिस्चीफ ही हुआ। तो अब हम आते हैं अपने सेक्शंस पे जो हम पढ़ रहे हैं कि कब डेथ कॉज कर सकते हैं। तो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप फायर से मिस्चीफ कर रहे हैं, फायर से आप मिस्चीफ कर रहे हैं, किसी का बिल्डिंग को डैमेज कर रहे हैं, टेंट को डैमेज कर रहे हैं, या किसी के वेसल को डैमेज कर रहे हैं। वेसल का मतलब वही जहाज टाइप का होता है, और उसका यूज किस चीज के लिए होता था? उसका यूज होता था कोई प्रॉपर्टी को रखने के लिए या रहने का यूज किया जाता था। तो इस केस में भी इसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम किसी का डेथ कॉज कर सकते हैं। अगर मिस्चीफ बाय फायर हो रहा है, फायर का मतलब आग से मिस्चीफ किया जा रहा है। मिस्चीफ का मतलब आप लोग समझ गए, किसी के प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचाना, किसी के पर्सन को लॉस पहुंचाना इंटेंशनली, इट्स इंटेंशन के साथ उसको ये इंजुरी कॉज हो जाए और आप कर रहे हैं वो एक्ट, उसी को मिस्चीफ कहते हैं। तो अगर आप किसी के रहने के जगह को लॉस पहुंचा रहे हैं, चाहे वो खुद रहने का यूज करता था या अपने प्रॉपर्टी को रखने का यूज करता था, तो इस केस में भी इसको प्रिवेंट करने के लिए आप जो है लीथल फोर्स यूज कर सकते हैं, आप रिटेलिएट कर सकते हैं। इसलिए इसको भी रखा गया है वन ऑफ दोज ऑफेंसेज जिसको प्रिवेंट करने के लिए आप डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? मिसचीफ के केस में कब कर सकते हैं? रिचर्ड जी ने लिखा है इंटेंशनल डैमेज टू प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी, ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल, इंटेंशनल उसमें लगा दीजिए आप, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इंटेंशनल होता है वो जिससे डैमेज हो भी जाए या किसी की प्रॉपर्टी की वैल्यू डिमिनिश हो जाए, रिजल्ट भी होने चाहिए। ओके, तो मिस्चीफ इस तरह का अगर मिस्चीफ हो रहा है, प्रॉपर्टी का, घर का आप कर रहे हैं, वेसल का कर रहे हैं, जिसमें रहने का यूज किया जाता है या प्रॉपर्टी रखने का, उस केस में भी आरओपीडी ऑफ प्रॉपर्टी यूज करते हुए आप सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकते हैं। जब भी ऐसा बोला जा रहा है डेथ भी कॉज कर सकते हैं, तब उसमें इम्प्लाइड है कि उसके अलावा बाकी सब कर ही सकते हैं। उससे नीचे का कोई भी आप कर सकते हैं। आप अल्टीमेटली मतलब सबसे ज्यादा क्या कॉज कर सकते हैं कि डेथ कॉज कर सकते हैं। ये है, ठीक है। और अब एक और है इसमें, ये 3 अभी हम लोगों ने पढ़ा जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं। अब जैसे कि नॉर्मल आप में थेफ्ट का अगर है, थेफ्ट हो रही है, उस केस में आप डेथ कॉज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। अगर नॉर्मल मिस्चीफ हो रही है, नॉर्मल मिस्चीफ आपको मिस्चीफ इस नेचर की हो रही है कि आपको मान लीजिए 1000-2000 की लॉस हो रही है, 500 की लॉस होने वाली है, उस केस में डेथ कॉज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आपके घर में कोई घुस गया है, ट्रेसपास कहा जाता है, ट्रेसपास किया आपके प्रॉपर्टी पे या आपके घर में कोई आ गया हुआ है इलीगली, तो भी आप डेथ कॉज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। ये वो ऑफेंसेस